सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि गढ़ में असमंजस, कहां फंसा पेच। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अभी तक केवल 18 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारने से परहेज ही कर लिया है, ऐसा लग रहा है। बीजेपी ने भोपाल, इंदौर जैसी सीटों को अभी तक होल्ड पर रखा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने गुना, छिंदवाड़ा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान अब तक नहीं किया। जिसके बाद सियासी गलियारों में सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि दोनों ही पार्टियां अपने ही गढ़ में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की कई सीटों पर कैंडिडेट के सिलेक्शन पर बीजेपी में पेंच फंसा हुआ है। बड़ी बात यह है कि इनमें से कई सीटें बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। बीजेपी की मजबूत सीटों में विदिशा का नाम भी शामिल है, लेकिन इस बार बीजेपी को यहां से जिताऊ प्रत्याशी की खोज है, जिसे लेकर आज सुषमा स्वराज दिल्ली में विदिशा संसदीय क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक करेंगी। दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक में विदिशा सीट के विधायक, पूर्व विधायक, हारे हुए प्रत्याशी समेत खास कार्यकर्ता भी शामिल रहेंगे और सभी मिलकर बीजेपी प्रत्याशी पर चर्चा करेंगे। खबर साथ में यह भी है कि विदिशा सीट से बीजेपी प्रदेश संगठन ने सिंगल पैनल में साधना सिंह का नाम जरूर आगे बढ़ाया था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर इनका विरोध किया और केंद्रीय नेतृत्व ने भी साधना सिंह के नाम को खारिज कर दिया। अब इसके साथ ही आलाकमान ने ऐसे नामों पर नाराजगी भी जताई थी और अब सुषमा स्वराज दिल्ली में बैठकर विदिशा सीट पर मंथन करेंगी। इस बैठक में पहले सियासी गलियारों में हलचल है कि सुषमा स्वराज इस सीट पर अपनी पसंद का प्रत्याशी चाहती हैं और विदिशा सीट को संघ का पीठ भी कहा जाता है और यही वजह है कि हर नेता अपने खास का नाम इस सीट से बढ़ाना चाहता है, क्योंकि सब जानते हैं कि विदिशा से प्रत्याशी की नहीं, बीजेपी और कमल के निशान की जीत होती है। तो आइए आपको यह भी बताते हैं कि आखिर बीजेपी की किन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। बात करें भोपाल की तो यहां से पेंच फंसा हुआ है, इंदौर से भी पेंच फंसा हुआ है। भोपाल से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उतारा है, जिसके बाद बीजेपी किसी प्रत्याशी को अब तक नहीं उतार पाई है। विदिशा में भी पेंच फंसा हुआ है और इसी वजह से आज सुषमा स्वराज के आवास पर एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है। सागर से भी बीजेपी अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पाई है, तो वहीं ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम काटकर मुरैना से उन्हें टिकट दिया गया है और यही वजह है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों को ग्वालियर से नहीं उतार पाई है। बीजेपी के बाद अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से भी पेंच फंसा हुआ है गुना, जो कि कांग्रेस का और सिंधिया का गढ़ माना जाता है। यहीं से प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है कांग्रेस। ग्वालियर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ जाना जाता है और लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ग्वालियर से टिकट किसी को नहीं दे पाए हैं। जबलपुर, सीधी, भिंड, यहां तीनों ही जगह पेंच फंसा हुआ है। जबलपुर की बात करें तो यहां से कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा का नाम जरूर सामने निकल कर आ रहा है। विवेक तनखा ने ट्वीट भी किया था इसको लेकर, कमलनाथ भी इसके संकेत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सिंध, सीधी और भिंड जो कि बीजेपी का भी गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां से अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी अपना नहीं उतारा है और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों में सीटों को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। अब पार्टियों की आप उलझन भी समझिए, आपको समझाते हैं कि आखिर कहां पेंच फंस रहा है और क्या कंफ्यूजन है, क्या डर है। भोपाल की बात अगर हम करें तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी में प्रत्याशी को लेकर असमंजस देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पहले दिग्विजय सिंह को हल्का प्रत्याशी बताया था। साथ ही कई नेता, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, शिवराज सिंह चौहान हो और दूसरे बड़े दिग्गज हो, वो भी यही कहते आ रहे हैं कि भोपाल से अगर छोटे कार्यकर्ता को भी मैदान में उतारा जाएगा तो वो जीत हासिल करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी कार्यकर्ता या फिर किसी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया। सिर्फ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिवराज और कैलाश के लड़ने की अटकलें भी तेज हुई हैं और अभी तक बीजेपी प्रत्याशी का नाम तय नहीं हो सका है। दूसरी बड़ी सीट जबलपुर, बीजेपी ने राकेश सिंह को इससे टिकट दिया है, तो वहीं जबलपुर में बता दें आपको कि 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। कांग्रेस ने अभी तक यहां से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि विवेक तनखा के नाम पर लगभग सहमति बनी है, क्योंकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भी दिए गए अपने खास इंटरव्यू में कमलनाथ ने इसके संकेत दे दिए थे कि विवेक तनखा को चुनाव लड़ना चाहिए, सलाह उनको दी थी। और अब बात कर लेते हैं गुना सीट की, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, सिंधिया का गढ़ माना जाता है और यहां से माधवराव सिंधिया, विजयराजे सिंधिया भी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं, लड़ चुकी हैं और इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस यानी कि दोनों ही पार्टियों ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और सिंधिया के नाम का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि सिंधिया का नाम लगभग वहां से तय माना जा रहा है और यही वजह है कि वहां पर चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है।
बात कर लेते हैं इंदौर सीट की। इंदौर लोकसभा सीट से बता दें कि बीजेपी का यह गढ़ माना जाता है, जहां से सुमित्रा महाजन 8 बार से सांसद रह चुकी हैं। काफी मुसीबत यहां कांग्रेस के लिए है, क्योंकि बीजेपी को हराना इंदौर से बहुत मुश्किल, लेकिन इस बार शायद कांग्रेस को अपनी राह आसान लग रही है। इस बार पार्टी टिकट देने में कंफ्यूज हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे फिर बीजेपी हो। बात कर लेते हैं ग्वालियर सीट की। तो ग्वालियर सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वर्तमान सांसद नरेंद्र सिंह तोमर की सीट बदली गई है। ग्वालियर की जगह उन्हें मुरैना से टिकट दी गई है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अभी तक दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां से ना तो कांग्रेस प्रत्याशी उतार पाई है और ना ही बीजेपी। दोनों ही पार्टियों का कुछ गढ़ भी है यहां पर। अच्छा मजबूत प्रदर्शन भी हर बार देखने को मिलता है, चाहे वो कांग्रेस हो कुछ सीटों पर, चाहे वो गुना का नाम हो, छिंदवाड़ा का नाम हो या फिर ग्वालियर का नाम हो। यहां से ना कांग्रेस उतार पाई है प्रत्याशी और ना ही बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार पाई है। 4 चरणों में चुनाव होने हैं। 4 चरण है। पहले चरण में 6 सीटों पर चुनाव होना है, दूसरे में 7 सीटों पर, तो वहीं 12 मई को चुनाव होंगे तीसरे चरण के, और चौथे चरण के 19 मई को चुनाव होने हैं। अब उसके मद्देनजर लगातार ये तैयारियां दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। हालांकि दोनों पार्टियां ये भी कह रही हैं कि हमारे पास समय है, लेकिन कितना समय है, कितना प्रचार कर पाएंगे उनके प्रत्याशी, ये देखने वाली बात होगी। और क्या पेच फंस रहा है, क्या उलझने आ रही हैं, हम डायरेक्ट हमारे मेहमानों से ही बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता राकेश शर्मा और साथ ही देव श्रीमाली वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जीएमपीसीजी में। अब्बास हाफिज जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि सरकार आपकी है, आप में कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में एक अच्छी जीत आपने हासिल की, बीजेपी को हराया आपने, शिवराज सिंह चौहान का नाम साफ करने की भी लगातार कांग्रेस कोशिश करती आई है और उसमें कामयाबी भी लगभग मिल रही है कांग्रेस को। तो क्या लगता है लोकसभा सीटों में भी अगर आप इसी हिसाब से, इसी रणनीति के साथ चले तो बीजेपी को अच्छी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन बीजेपी में है वही कांग्रेस में भी है। कांग्रेस गुना से अपना प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है, छिंदवाड़ा से अपना प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है। इंतजार किस चीज का किया जा रहा है? देखिए, कोई इंतजार नहीं है जिया जी। ऐसा ये रणनीति के हिस्से भी होते हैं हर राजनीतिक दल के, और कहाँ कोई पैच फंसने की बात अगर हो तो भारतीय जनता पार्टी में फंसा है, क्योंकि उनके पास सांसद हैं 26, हमारे पास तो 3 सांसद हैं। रतलाम सीट डिक्लेयर हो चुकी है और इसके बाद माननीय कमलनाथ जी भी कह चुके हैं एक हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर के सिंधिया जी का संसदीय क्षेत्र। अब्बास जी, माफ कीजिएगा, बीच में रोकूंगी आपको, क्योंकि बीजेपी 18 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, कांग्रेस यहां पीछे है, सिर्फ 9 सीटों पर उतारे हैं। यहां पर आधिकारिक ऐलान या फिर ऐलान क्यों नहीं कर रही है, घोषणा क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस? चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन 5 सीटों के ऊपर जो उनके अवैध किले थे, इन 18-19 सीटों के बावजूद भी, 18-19 टिकट देने के बावजूद भी जो मेन इनके किले कहलाते थे उन पे टिकट देने की घोषणा नहीं कर पाए हैं। जो सागर है, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, ग्वालियर के तो सांसद महोदय खुद ही अपनी सीट बदल चुके हैं, मतलब उनको हार सामने दिख गई है। तो ये अहम सवाल ये है कि जो इनके अवैध किले थे ये उस पर घोषणा नहीं कर पाए, दूसरी सीटों पर घोषणा कर दी है। अब्बास जी, आप खुद पर ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप भी नहीं कर पाए हैं। छिंदवाड़ा से आप भी नहीं कर पाए, नकुलनाथ का नाम लगभग तय माना जा रहा है, गुना से आप भी नहीं कर पाए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम घोषित। देखिए, हमने पहले भी कहा हमारी रणनीति है, उसके हिसाब से हम चरणबद्ध तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारा बड़बोलापन कभी नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी की तरह कि जिस सीट से भी दिग्विजय सिंह जी लड़ लें चुनाव वो हारेंगे, भोपाल आ जाएं वो हारेंगे। जब आ गए तो उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं है आज यहाँ पर। इतने दिग्गज नेताओं के अलावा शिवराज जी कह चुके कि मैं तो पूरे भारत में प्रचार करने जाऊंगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी कहने लगे अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, जो जहां है वहीं पर है। तो ये असमंजस की स्थिति होती है, ये परेशानी होती है, ये पैंच फंसना होता है। लेकिन अब्बास जी, आप कह रहे हैं चरणबद्ध तरीके से आप टिकट दे रहे हैं। चरणबद्ध तरीके की बात अगर हम करें, पहले चरण में जबलपुर भी है, छिंदवाड़ा भी है, दोनों ही जगह से टिकट नहीं दे पा रहे हैं और उसमें पेच फंस रहा है, नहीं दे पा रहे हैं टिकट। घोषणा कर देनी चाहिए थी अब तक।
एक बात यह है कि उससे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा पहला सवाल जो आपका था गुना संसदीय क्षेत्र। माननीय सिंधिया जी इस प्रदेश के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश का भी प्रभार उनके पास है। उसके साथ साथ आज सिंधिया जी को निर्णय लेना है कि वो गुना से वापस लड़ना चाहते हैं या वो ग्वालियर से लड़ना चाहते हैं या वो किसी और सीट पे जाना चाहते हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। जैसा उन्होंने आज कहा भी एक बयान के अंदर, एक जगह पे उन्होंने अपना बयान भी जारी किया कि मैं जहां पार्टी कहेगी वहां से लड़ूंगा। तो ये कुछ सीटें ऐसी हैं जहां हमारे सिटिंग एमपीज को निर्णय लेना है कि वो कहां से लड़ेंगे चुनाव। तो ये कोई स्थिति असमंजस की नहीं है, बल्कि बहुत साफ है, स्पष्ट है। बाकी जगह तो हमारे सांसद हैं ही नहीं, तो नेता जो पार्टी तय कर रही है वो आपके सामने आ जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, अब्बास जी आपके पास वापस आऊंगी। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। राकेश जी आपसे सेम सवाल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गढ़ हैं। अगर हम सबसे पहले विदिशा की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे जुड़ी हुई आज बड़ी खबर आई है कि आज सुषमा स्वराज जो दिल्ली में अपने आवास पर सभी जो वहां के संसदीय क्षेत्र के जितने भी नेता हैं, प्रत्याशी हैं, हारे हुए और विधायक है वहां के, उनके साथ चर्चा करेंगी। मंथन किया जाएगा कि आखिर विदिशा से किसको टिकट दिया जाए। इतना कंफ्यूजन, इतनी उलझन क्यों आ रही है विदिशा से? देखिए, बहुत सारी बातें तो आपने स्पष्ट कर दी। सबसे पहले आपने एक जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने 18 उम्मीदवार घोषित किए, कांग्रेस ने 9 उम्मीदवार घोषित किए। जी, हम इनसे 9 उम्मीदवार ज्यादा आगे चल रहे हैं। और यक्ष प्रश्न आज ये निकल के आ रहा है कि एक तरफ कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी जेब में नाम रखे हुए हैं, जब चाहूंगा पर्चे निकाल के सबको दिखा दूंगा। कमलनाथ जी अपने खुद के क्षेत्र जहां नकुलनाथ का सिंगल नाम है, किसी और की हिम्मत नहीं है। और मैं चैलेंज देता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को कि नकुलनाथ के अलावा भी कोई उम्मीदवार घोषित करके छिंदवाड़ा में दिखा दे। गुना में सिंधिया जी का सिंगल नाम है, अभी तक वहां उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। जबलपुर की बात की जाए, विवेक तनखा जी अकेले उम्मीदवार हैं, उनका नाम घोषित नहीं किया जा रहा। मैं एक बात कांग्रेस के विद्वान साथी से यह पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है और ये जो लोग जिनके नाम मैंने गिनाए, ये तो दूसरे के टिकट तय करने वाले लोग हैं और इनका खुद का टिकट तय नहीं हो पा रहा और जेब से पर्ची बाहर क्यों नहीं निकल पा रही, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। आश्चर्य की स्थिति यह है कि आप देखिए कि कांग्रेस के जब नाम चले कि किसको टिकट दिया जाएगा, तो पहले नाम आया कि कैटरीना कैफ लड़ेंगी, फिर आया करिश्मा कपूर लड़ेंगी, फिर आया सलमान खान लड़ेंगे। अब मुश्किल में रहते हुए राज्यसभा से जो सांसद हैं वर्तमान में, पहले से ही सांसद हैं जिनका लंबा कार्यकाल बाकी है, ऐसे दिग्विजय सिंह जी को भोपाल से उतार दिया गया। यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बीच में रोकूंगी राकेश जी आपको, विदिशा की एक बार आप बात कर लीजिए, क्योंकि संघ की पीठ भी कही जाती है और यही वजह है कि वहां पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन डिसीजन लेने में वहां पर इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम क्यों लग रहा है जब आप फैसले बहुत जल्दी ले लेते हैं? बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, दिग्गज हैं, वो ये कहते हैं कि फैसला लेने में टाइम नहीं लगता, फैसला तुरंत लिया जाता है। फैसला आपने ये भी लिया कि ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर की टिकट बदलकर आपने तुरंत मुरैना भी कर दी। तो विदिशा में फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इतना देर क्यों हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने स्पष्ट रूप से कहा कि फैसले जल्दी लेती है। हमने फैसले जल्दी लिए, इसलिए तो हमारे 18 उम्मीदवार घोषित हो गए और कांग्रेस पार्टी के 9 उम्मीदवार घोषित हुए। हम इनसे 9 सीट आगे चल रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम रणनीति को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को देखते हुए यह निर्णय कर रहे हैं कि आने वाले समय में कौन उम्मीदवार होगा, उसके बाद निर्णय लेंगे। हम 9 इनसे ज्यादा घोषित हो चुके हैं। उसके बाद भी मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आने वाले 1-2 दिन में भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। आपने स्पष्ट रूप से कहा कि विदिशा के बारे में निर्णय करने के लिए सुषमा स्वराज जी ने अपने बंगले पे उस क्षेत्र के समस्त वरिष्ठ नेताओं को बुलाया, कार्यकर्ताओं को बुलाया। निश्चित रूप से जल्दी ही किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता की वहां घोषणा होगी, क्योंकि सुषमा जी ने कोई आज नहीं कहा कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने पिछले कई वर्ष, 1 वर्ष पहले ही कह दिया था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगी। स्वास्थ्य के कारण से उन्होंने इसका मना किया है। पर कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि जहां पे सिंगल नाम है वो तक घोषित क्यों नहीं हो रहा है। कमलनाथ अपने बेटे का नाम क्यों नहीं घोषित कर पा रहे, सिंधिया जी अपना नाम क्यों घोषित नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं जो बोल वचन विधानसभा से पहले कांग्रेस ने दिए थे, वो बोल वचन पूरे नहीं हुए। 356 घोषणाएं की थी, उसमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं हो पाई। जनता उसका हिसाब मांग रही है। डर के मारे कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए राज्यसभा के मेंबर, चाहे विवेक तनखा को जबलपुर से उतारने की बात हो, चाहे भोपाल से दिग्विजय सिंह को उतारने की बात हो, कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं है। इसलिए कभी फिल्म स्टारों का नाम चलता है या कभी राज्यसभा के मेंबरों का नाम चलता है। इसलिए यह प्रश्न तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतार पा रहे। हमने तो 18 उम्मीदवार उतार दिए और जल्दी 1 या 2 दिन में आपको पूरे उम्मीदवार। देखिए राकेश जी, सवाल यही था कि आखिर उन सीटों को क्यों छोड़ दिया गया जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है।
इंदौर की आप बात कर लीजिए, 8 बार से यहाँ पर सुमित्रा महाजन सांसद रही है। आप विदिशा की बात कर लीजिए, जवाब नहीं देंगे वो। और उसके बाद आप तमाम जो सीटें हैं भोपाल की आप बात कर लीजिए, और ऐसी सेम कांग्रेस के साथ है, ऐसी सीटें छोड़ रखी हैं अभी। दीजिए, वो फिर कांग्रेस पे आ जाएंगे। बताइए अब्बास जी, आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया क्या? विदिशा से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया क्या? इंदौर से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया क्या? दोनों सीटों पे हमारे सांसद है वर्तमान में, इसलिए कांग्रेस पार्टी चिंता न करे। ठीक है, आप दोनों के पास वापस आऊंगी। विदिशा हो चाहे इंदौर हो, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखिए, एक चीज बस इतना कहना चाहता हूं जी कि पहले इनको ये समझ लेना चाहिए कि ये व्हाट्सएप की खबरों के ऊपर कितना भरोसा करेंगे। हमारी पार्टी ने कब करीना कपूर और कैटरीना कैफ और सलमान खान को अधिकृत घोषणा करने के लिए हमारे अधिकृत प्लेटफॉर्मों से कुछ गया हो, तो ये व्हाट्सएप की खबरों के ऊपर यहां परोसना अच्छी चीज नहीं है। दूसरी बात, मैंने कब कह दिया यहाँ पे कि मैं इसका कांग्रेस पार्टी इसका, एक मिनट, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप रोकिए, अरे आप तो रोकिए। उसके बाद राकेश जी कहने लगे कि ये कह रहे हैं कि रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा उसको देख के हम तय करेंगे। आप अपनी बात को मेरे मुंह के अंदर मत डालिए, मेरी जबान में मत डालिए। दूसरी बात, नहीं, यहाँ गलत मैसेज जाता है। अरे आप बात किस तरह से कर रहे हैं? आपका लड़ने आए इस तरह की बात लड़ने दीजिए, सभ्यता के साथ, 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 पूरी सभ्यता मुझ में, थोड़ी आप सभ्यता से बाहर आ रहे हैं, थोड़ी सभ्यता आपके मुंह में। राकेश जी, आपको मैं पूरा समय दूंगी अपनी बात रखने का। सभ्यता। अब्बास जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर उसके बाद राकेश जी अपनी बात करेंगे। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं, अब इसके बाद इन्होंने ये बताना भूल गए कि भोपाल लोकसभा सीट के ऊपर क्यों देरी हो रही है। सिटिंग एमपी वहां मौजूद है, क्यों बाबूलाल गौर जी के घर पर तमाशा शुरू हो गया एक कैंडिडेट को लेकर। ये तमाम चीजें यहाँ पैंच फंसा हुआ है। सुमित्रा महाजन कह रही है कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, ताई और भाई की लड़ाई के ऊपर ये कुछ नहीं बोलेंगे। अपने परेशानियां सारी एक तरफ है और कांग्रेस पार्टी की पता नहीं कहां से क्या क्या मनगढ़ंत बातें यहाँ पर लाके कर दी जाती हैं। तो ये सारी गलत चीज है। और ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि टॉस मैंने कर दिया, मैंने बैटिंग पहले कर ली, कि हमने 18 सीटें पहले निकाल दी। क्वांटिटी का मतलब नहीं होता, या क्वालिटी का मतलब होता है, और सही चयन का मतलब होता है। और जो नेता जो टिकट डिसाइड करते हैं, अगर उनमें देरी हो रही है तो मतलब यह है कि उनके टिकट कहीं ना कहीं सुरक्षित है, पक्के हैं, और दूसरों के जो चिंतन मंथन के अंदर है उसके अंदर वक्त पहले देना चाहते हैं, और उसके बाद निर्णय जो पार्टी के ऊपर है वो पार्टी लेगी। ठीक है, क्वांटिटी वाली बात आपने अच्छी कही अब्बास जी की क्वांटिटी से मतलब नहीं है, आपको क्वालिटी से मतलब है। राकेश जी से पूछ लेंगे कि बीजेपी ने कितने क्वालिटी के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतारे हैं। आऊंगी राकेश जी मैं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली जी भी जुड़े हुए हैं। देव श्रीमाली जी, आप किस तरह से इस स्थिति को देखते हैं? हालांकि दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपना प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और पूरा दमखम भी झोंक चुकी है लोकसभा चुनावों में, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं, अगर हम मान लीजिए विदिशा की बात करें, क्योंकि आज एक बड़ी बैठक होने वाली है सुषमा स्वराज के आवास में, और यही वजह है कि वहां पर तमाम जो विदिशा पर चर्चा की जाएगी उसके बाद ही कोई फैसला निकलकर सामने आ पाएगा, शायद यही कयास लगाए जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को? देखिए, जैसे बहस में दोनों प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वो जो है अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के दुख से खुश होने की बात कर रहे हैं दोनों ही लोग जी। ये जो बहस है, ये चर्चा है, इस बात पर हो रही है कि अपनी पार्टी के बारे में बताइए कि वो क्यों नहीं हो पा रहा है, दूसरा क्यों नहीं कर रहा है। ये तो सवाल चैनल पूछ ही लेगा और उनसे पूछ लेगा। दोनों ही दल इस मामले में बहुत कंफ्यूज है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। बीजेपी की समस्या इस बार और भी ज्यादा गंभीर इसलिए हो गई है कि जैसा कि आपने खुद भी कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्हें मुरैना शिफ्ट कर दिया। अब मुरैना से भी उनको भोपाल शिफ्ट करने की बात हो रही है, वो कह रहे हैं मैं नहीं लड़ना चाहता जी। सुषमा स्वराज जी के घर बैठक हो रही है, जबकि सुषमा स्वराज जी का बारे में पार्टी तय कर चुकी है कि सुषमा स्वराज जी चुनाव नहीं लड़ेंगी। शिवराज सिंह का खुद का गृह जिला है, तो अब तक कैंडिडेट घोषित हो जाना चाहिए था। तो इस गफलत के बीच में जो 1 महीना निकाला है, उससे प्रत्याशी बहुत परेशान है और कार्यकर्ता बहुत परेशान है। इस बात पर कोई ध्यान न देते हुए आपसी किसको नहीं मिल जाए किसको मिल जाए इस खींचतान में लगे हुए हैं, और दोनों ही दल ये काम कर रहे हैं। कोई क्वालिटी और क्वांटिटी पर काम नहीं कर रहा है, गुटबाजी पर काम हो रहा है कि कहीं किसको कहां शहीद किया जाए, कहां किसको नहीं मिलने दिया जाए। तो ये राजनीतिक दृष्टि से कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा हो कि राजनीतिक दल
वाकई में क्वालिटी पर बात करें तो देश का भी भला होगा, जनता का भी भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर देश हित में बात की जाए और वाकई क्वालिटी पर बात की जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। राकेश जी, आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि देव जी ने भी ये कहा है कि गुटबाजी भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है और इसको मना नहीं कर सकते कि कहीं विरोध नहीं हो रहा है किसी कार्यकर्ता का। क्योंकि अगर हम बात करें प्रभात झा का, उन्होंने खुद कहा है कि मेरी इच्छाओं का तो रोज अंत्येष्टि होती है। रघुनंदन शर्मा की आप बात कर लीजिए, उन्होंने कहा है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं का, हम जैसे नेताओं को तो पुराने कपड़ों की तरह खूंटी पर टांग दिया गया है, हमारी अब कोई नहीं सुनता। इसको हम बगावत नहीं कहेंगे, इसको हम नाराजगी कहेंगे। और ऐसी नाराजगी है कि अब शायद पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनको ऐसा लगता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से आप बात कीजिए, वो कहता है कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनना चाहिए, मेरी नाराजगी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि मेरे विद्वान साथी जो पत्रकार बंधु बैठे हैं वो कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल से लड़ना नहीं चाहते। क्या इनके कान में आके उन्होंने ये बात कही या किसी मीडिया में आके ये बयान दिया? नरेंद्र सिंह तोमर जी को मुरैना से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, वो वहां पर अपना प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग जब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में 1000 नेता हैं जो दिन भर बयानबाजी करते रहते हैं। मैंने कहा कैटरीना कैफ की बात, तो इनके एक गुड्डू चौहान पार्षद भी हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, उनने लिखित में मांग की थी कि कैटरीना कैफ को भोपाल से चुनाव लड़ाया जाए। अब ये इसको गुड्डू चौहान से पूछना चाहिए कि उनने किस अधिकार से इस चीज की मांग की थी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हताश है या परेशानी, जो मेरे विद्वान पत्रकार बंधु कह रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। उम्मीदवार कोई भी घोषित होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। उसकी वानगी आप देखिए कि अभी मैं भी चौकीदार कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में चला और कितने व्यापक स्तर पर जनता उससे जुड़ी और कार्यकर्ता घर घर गए, वो किसी से छुपा नहीं, सभी चैनलों पर उसको दिखाया गया था। एक सामान्य सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 18 उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस क्वालिटी और उस पर ही डिपेंड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी कहां से लाएगी, क्या लाएगी। एक बात मुझे ये लगता है कि कांग्रेस तो कह रही है आप क्वालिटी के प्रत्याशी नहीं उतार पाए, इसलिए आपने क्वांटिटी के साथ प्रत्याशी उतार दिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार इसलिए देर से आ रहे हैं, जिस तरह से दुल्हन ब्यूटी पार्लर जाती है तैयार होने और शादी में टाइम लगता है जब तक दुल्हन नहीं आती, वैसे ही नकुल नाथ शायद ब्यूटी पार्लर में बैठे हुए हैं, सिंधिया जी ब्यूटी पार्लर में बैठे हुए हैं, इसलिए उनका नाम डिक्लेयर नहीं हो रहा। जिस समय वो ब्यूटी पार्लर से लौट के आएंगे उनका नाम डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि एक ही उम्मीदवार है, वहां दूसरे किसी की हिम्मत नहीं है पूरी कांग्रेस पार्टी में। मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी भी चाहेंगे ना तो नकुल नाथ का नाम काट नहीं पाएंगे और सिंधिया का नाम काट नहीं पाएंगे। छोटे मोटे कार्यकर्ता की तो मैं बात ही नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे आपने सवाल उठाए राकेश जी, बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं और इन तमाम सवालों का जवाब हम अब्बास हाफिज जी से भी लेंगे। तो बात यही हो रही है कि लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर आखिर कहां पेच फंसा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। बगावत के सुर भी है, कंफ्यूजन भी है, प्रत्याशियों में भी नाराजगी है, कहीं कंफ्यूजन भी पैदा हो रहा है और यही वजह है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में उलझन बनी हुई है। इसी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं और खास बात यह भी है कि आज विदिशा को लेकर दिल्ली में एक बैठक होने वाली है। सुषमा स्वराज के आवास पर यह बैठक होगी जिसमें तमाम संसदीय क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, वो मौजूद रहेंगे, फीडबैक उनसे लिया जाएगा और उसके बाद शायद आज या कल में प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी हो सकता है या फिर तय हो सकते हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे लगातार बने हुए हैं। अब्बास हाफिज हमारे साथ बने हुए कांग्रेस नेता, राकेश शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से और साथ ही देव श्रीमाली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। अब्बास जी, क्योंकि सवालों का जो गुबार है वो राकेश जी ने आपके ऊपर फोड़ा था और आरोप बहुत सारे लगाए थे, आप उनका जवाब भी दीजिए और ये भी बताइए कि आखिर समय जो लग रहा है, क्या राकेश जी जो तर्क दिया है उससे कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखता है? क्यों उससे सहमत रहूंगा, क्योंकि वो सब निराधार हैं। और जो आरोप, जैसे आरोप यह है कि भाई आरोप छोड़िए, उससे पहले ये था कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता बस सरकार बनाना चाहता है मोदी जी की और इसलिए जिसका नाम फाइनल होगा उसके लिए तैयार हो जाएगा। रिधि पाठक का नाम फाइनल हुआ और सिंगरौली के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया भाजपा के विरोध के अंदर। कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए हैं, कई टिकटों को लेकर के ये पैराशूट हैं और ये वो हैं और ये गलत उम्मीदवार है, इस तरह का। तो भारतीय जनता पार्टी में सर फटब्बल की स्थिति है, कर छोड़ दिए, इनका आंतरिक मामला है। उसके बाद हमारी गुटबाजी की बात करने लगे। क्या गुटबाजी ये होती है कि माननीय कमलनाथ जी ये कहें
कि सिंधिया जी का संसदीय क्षेत्र गुना है और मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं और चुनाव लड़ना चाहिए। वो तो अपना संसदीय क्षेत्र देख सकते हैं आसानी से, उनका मतलब सिटिंग एमपीज के टिकट तो बदलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी सिंधिया जी का कहना यह है कि जहां से पार्टी कहेगी वहां से लड़ेंगे, गुना से कहेगी गुना से लड़ेंगे। तो ये तो सहमति है आपस की, ये तो आपसी तालमेल है। सरफटव्वल गुटबाजी वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी एक नाम फाइनल करने पर आती है वीडी शर्मा जी का भोपाल लोकसभा से, तो बाबूलाल गौर जी वरिष्ठ नेता है भोपाल के, अपनी सारी आंतरिक कलाएं मिटा के आलोक शर्मा जी, आलोक संजर जी, इन तीनों चारों लोगों को जो स्थानीय उनको बिठाकर एक मोर्चा खोल देते हैं कि आपने अगर टिकट दे दिया तो हम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में कई जगह हो रहा है और यह आंतरिक कला ही थी कि आपने नेता प्रतिपक्ष के दौरान सबने देखा कितने लोग आगे थे और आपस में किस तरह की भिड़ंत थी कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को राष्ट्रीय राजनीति में ले जाकर यहां से खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो बार बार लौटते हैं, बार बार जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी का आईना है जो वो दिखा रहे थे। तो मैं इसके ऊपर क्या जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी का आईना है जो वो दिखा रहे थे। तो मैं इसके ऊपर क्या बात कहूंगा, अगर हमारे यहाँ आंतरिक कला होती तो हम सरकार बना ही नहीं पाते। बिल्कुल। और अब्बास जी, आप कह रहे हैं कि आंतरिक कलह नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी सामने आया था कि कुशवारिया जी को अगर आप टिकट देते हैं या फिर उनके नाम पर कुछ भी बातचीत भी होती है तो वहां के कार्यकर्ता भड़क जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, कार्यकर्ता बहुत सारे उदाहरण क्योंकि आपकी पार्टी में से भी निकलकर सामने आए हैं। देखिए, ये हर जगह होता है, छोटी मोटी घटना है, लेकिन जिला अध्यक्ष का इस्तीफा दे देना ये सबसे बड़े स्तर के ऊपर है। कार्यकर्ता तो अपना मन बता सकता है कि भाई मैं इससे सहमत नहीं है, हम ये नहीं चाहते, हम वो नहीं चाहते, लेकिन जो जिला का चेहरा है, जो लोकसभा क्षेत्र का चेहरा है सबसे बड़ा जिला अध्यक्ष, वो इस्तीफा दे दे तो ये सरफटव्वल की स्थिति होती है। नहीं तो हर पार्टी के अंदर कार्यकर्ता अपनी आपत्ति ठीक है। अब्बास जी बने रहिए। राकेश जी आप बताइए, जाहिर सी बात, राकेश जी बताइए, कहिए। देखिए, मुझे एक बात पर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के विद्वान साथी सब जब बात करना शुरू करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, पर कांग्रेस में क्या क्या चल रहा है उसकी बात नहीं करते। आपने शायद दिग्विजय सिंह जी का बयान सभी चैनलों पे भी चला, अखबारों में भी छपा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने राहुल गांधी से कहा था कि मेरा क्षेत्र राजगढ़ है, मुझे वहां से चुनाव लड़ाया जाए, पर कमलनाथ जी ने कहा तो मैं भोपाल लड़ गया। ये इसमें सब बातें छुपी हुई हैं। उसके बाद उनके बेटे का एक ट्वीट आता है और इतना गमगीन ट्वीट आता है कि पूरे 8 घंटे तक कांग्रेस के नेता उनको मनाते हैं, फिर उसके बाद वो जवाब देते हैं ये तो मैंने भाजपा के लिए बोला था। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। वहां की लड़ाई को देखिए कि राजेंद्र सिंह जी जो पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उनने अपने बैनर और होर्डिंग चौराहों पे और दीवारों पे लगवा दिए हैं कि मैं यहां से उम्मीदवार हूं। अभी कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए। एक तरफ अजय सिंह राहुल भैया के साथ क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं। वहां की बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश के महासचिव प्रभारी जाते हैं, वहां किस तरह से कुर्सी चलती है सभी मीडिया ने उसको देखा। ये बार बार जिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष ने सुबह इस्तीफा दिया और शाम को वापस ले लिया माफी सहित कि मुझसे गलती हो गई, आवेशवश मैंने ऐसा करा था। मुझे लगता है कि कभी कभी आदमी को लगता है कि मेरे उम्मीद के हिसाब से काम नहीं हुआ तो थोड़ा सा आवेश रहता है और एक दिन का आवेश रहता है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता विचारधारा के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कैसे आगे बढ़े, राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, ये राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहे। तो मुझे नहीं लगता कि वहां ऐसी इस तरह की बातें निकल के आती हैं। मैं एक प्रश्न बार बार जो कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी उसका जवाब नहीं दे पा रही है और ना कोई नेता जवाब दे पा रहा है कि आपने 356 घोषणाएं करी थी जिसका जवाब आजकल जनता मांग रही है। कई गांवों में होर्डिंग और बैनर लग चुके हैं कि यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता प्रवेश नहीं करें क्योंकि उनने जो कर्ज माफी का वचन दिया था उसको पूरा नहीं किया, इसलिए हमारे गांव में प्रवेश नहीं करें। इस तरह के होर्डिंग शहरों में गांव में लगे हैं। शहरों में युवाओं ने लगाया कि आपने कहा था 4000 रुपए हमको बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने नहीं दिया, हमारी नौकरी नहीं लगाई। इवन बैंड बाजा और ढोल चलाने तक की नौकरी कांग्रेस देने में सफल नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता डर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस का एक राकेश जी ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका रिपोर्ट कार्ड कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में देखने को मिल जाए। अच्छा ये बताइए कितनी सीटें इस बार जीत रहे हैं आप? अपने क्षेत्र में प्रचार करना चाहिए। कांग्रेस में तो भगदड़ मची है। जब भी कमलनाथ, एक छोटा सा सवाल है सर, सिर्फ छोटा सा सवाल है, काम करना चाहिए। कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी तो टिकट डिक्लेयर नहीं हुए। कांग्रेस के नेता कहते हैं हम 10 सीटें जीतेंगे, हम 15 सीटें जीतेंगे, हम 20 सीटें जीतेंगे। मतलब आगे की जितनी सीटें उन पे तो अपने आप को हारा पहले से ही घोषित कर दिया। मैं जवाबदारी से कह रहा हूं, हमने पिछली बार 27 सीटें जीती थी, 27 तो जीतेंगे ही, साथ में आगे भी सीट बढ़ सकती है।
ठीक है राकेश जी, बिल्कुल। हमारे संवाददाता विवेक पटैया भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्योंकि लगातार घमासान देखने को मिल रहा है टिकटों को लेकर, पार्टी के बाहर तो देखने को मिल रहा है लेकिन पार्टी के अंदर भी देखने को मिल रहा है, कंफ्यूजन बरकरार है और आज बैठक भी होनी है, मंथन भी किया जाएगा कि आखिर विदिशा से किसको टिकट दिया जाना है, किसको प्रत्याशी बनाया जाना है। सिर्फ विदिशा ही नहीं बल्कि ऐसी कई सीटें हैं, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, छिंदवाड़ा है, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर फोकस पार्टी का बहुत ज्यादा है, दोनों पार्टियों का, लेकिन प्रत्याशियों का नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी जो दुविधा की स्थिति और सबसे बड़ा जो सवाल पहली बार खड़ा हो रहा है बीजेपी में कि चुनाव समिति की अब बैठक नहीं होगी और अभी भी प्रत्याशियों के नाम जो है वो फाइनल नहीं हुए। मतलब एक बीजेपी का संविधान है कि चुनाव समिति की बैठक में ही नाम तय किए जाते हैं और चुनाव समिति ही जो है अधिकृत है नामों के ऐलान के लिए। ऐसे में प्रदेश चुनाव समिति की एक बैठक हुई और एक बैठक 1.5 घंटे चलती है और पूरे 29 नाम फाइनल होकर जो है केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए जाते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक ने भी अभी तक जो है मध्य प्रदेश के सिर्फ 18 प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई है और ऐसे में आप बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि कोई भी चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी। तो ये फिर एक आंतरिक लोकतंत्र जो है पार्टी का वो कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या एकल व्यक्ति के ऊपर फैसला लेने के लिए जिम्मेदारी दी गई है? क्या अमित शाह ही पूरे सीटों पर फैसला लेंगे जो शेष बची सीटें हैं बीजेपी की 11 सीटें? और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही अपने गढ़ वाली सीटों पर कि उनके प्रत्याशी कौन होंगे। सबसे पहला सवाल है भोपाल का। भोपाल में अभी तक बीजेपी अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। विदिशा एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है जो बीजेपी का गढ़ है परंपरागत, यहाँ से अटल जी तक चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से प्रत्याशी अभी तय नहीं हो पाया है। सुषमा स्वराज अपने बंगले पर आज बैठक ले रही है दिल्ली में। इसके अलावा ग्वालियर में प्रत्याशी जो है तय नहीं हो पा रहा। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ का सामना कौन करेगा ये तय नहीं हो पा रहा। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामना कौन करेगा, मुकाबला कौन करेगा ये तय नहीं हो पा रहा है। रतलाम झाबुआ में कांतिलाल भूरिया का मुकाबला कौन करेगा ये तय नहीं हो पा रहा है। बीजेपी ने पिछले 4 साल पहले मध्य प्रदेश की 3 सीटें जो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, रतलाम झाबुआ, गुना और छिंदवाड़ा, इनको जीतने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई थी और स्वतंत्र देव सिंह को उस समय प्रभारी बनाया था इन तीनों सीटों का। और एक विशेष रणनीति के तहत इन सीटों पर बीजेपी ने 3-4 साल काम भी किया। जब सरकार थी तब भी काम किया और उसके बाद सरकार जाने के बाद फिर इस पर फोकस किया। लेकिन अब आप बताइए कि तीनों सीटों पर प्रत्याशी नहीं है बीजेपी के पास, फिर किस टाइप की रणनीति बनाई गई? क्या रणनीति बनाई बीजेपी ने कि 4 साल तक आप इस सीट पर फोकस कर रहे हैं कि हमको ये गढ़ जीतने हैं कांग्रेस के, और आज आपके पास प्रत्याशियों का टोटा है। गुना में बताया जा रहा है बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है जो चुनाव लड़ सके सिंधिया के सामने। छिंदवाड़ा में कोई नेता नहीं है जो नकुल नाथ और कमलनाथ की इस परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ सके। कांतिलाल भूरिया के सामने प्रत्याशी चयन नहीं हो पा रहा है। तो ये फिर 3-4 साल जो कवायद की, क्या ये सिर्फ महज जो एक खाना पूर्ति थी? आखिर क्या किया इन 3-4 साल? आप प्रत्याशी तक नहीं ढूंढ पाए, प्रत्याशी तक नहीं खड़ा कर पाए। 15 साल विवेक, ये सवाल सीधे राकेश जी से ही पूछ लेते हैं कि राकेश जी, क्या किया गया है 3-4 साल? क्या गुना से कोई ऐसा मजबूत प्रत्याशी या मजबूत नेता निकलकर सामने नहीं आ पाया जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दे सके? देखिए, मेरा तो यक्ष प्रश्न माननीय आपके जो विवेक पटैया जी है उनसे ये है, क्या कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हो गए? क्या फॉर्म भरने की तारीख निकल गई? मुझे वो हम पूछेंगे अब्बास जी से। चुनाव होना है जब जी नहीं, आप तो अपने विवेक जी से पूछिए। विवेक जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मंथन कर रहे थे, विचार व्यक्त कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या गुना से मैं पहला सवाल मेरा राकेश जी से यही है कि बताइए विवेक। देखिए, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी रणनीति। पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमने 18 उम्मीदवार, मेरी बात सुनिए, तो हम यही तो पूछ रहे हैं आपकी रणनीति थी 4 साल। राकेश जी एक मिनट जाइए, राकेश जी रतलाम झाबुआ सवाल क्लियर करके पूछ ले। विवेक पटैया आप रुक जाइए। विवेक, आप अपना पूरा सवाल करिए। अब्बास जी ने गिनवाए कि भोपाल में कौन कौन नाम है। तो राकेश जी 1 मिनट, आपको मैं पूरा समय दूंगी आपके सवाल का जवाब देने के लिए। 1 मिनट रुक जाइए। विवेक, आप अपना पूरा क्वेश्चन पूछिए पहले। हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं राकेश जी से, हम राकेश जी से ये सवाल कर रहे हैं कि पार्टी की यदि रणनीति होती है तो 4 साल आपने इन 3 सीटों को जीतने के लिए विशेष रणनीति बनाई, फिर आपको आज इन मौके पर प्रत्याशी चयन के समय आपके पास प्रत्याशियों का टोटा है। खुद केंद्रीय नेतृत्व ने नाराजगी जाहिर की है कि आपकी 15 साल सत्ता रही, सरकार रही, और आप इन 3 सीटों पर एक मजबूत नेता तैयार नहीं कर पाए जो इन कांग्रेस के गढ़ों को ध्वस्त कर सके। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों गुना में? राकेश जी अब इसका जवाब दीजिए और ये
ये बताइएगा कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कांग्रेस में क्या चल रहा है, उसके लिए हमारे पास अब्बास जी बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर पाई? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है कि कांग्रेस के अंदर में क्या चल रहा है, पर आज अगर चर्चा होती तो उसमें कई बातें निकल के आती। पर मैं एक बात ये बताना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिए क्या, या फॉर्म भरने की तारीख निकल गई? दोनों चीजों में अच्छा, आप क्या उनकी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं क्या राकेश जी? आप क्या वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है कि पहले वो अपने प्रत्याशी उतार दें, फिर हम इन 3 सीटों से प्रत्याशी उतारेंगे? छिंदवाड़ा मान लीजिए या दूसरी सीटें, भोपाल से तो उतार भी दिया उन्होंने, दिग्विजय सिंह सामने आ गए हैं, उनके सामने आप अभी तक नहीं उतार पाए प्रत्याशी अपना। ऐसी अगर बात की जाए तो 9 स्थानों पे हमने उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस के उम्मीदवार अभी भी सामने नहीं आए। तो कांग्रेस स्ट्रेटजी कर सकती है, अच्छे लोग ढूंढ सकती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये आप मौका नहीं देंगी कि हम अपनी रणनीति के हिसाब से काम करें? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एक एक सीट पे कितने हैं? अब्बास जी ने भोपाल में 8-9 नाम गिनाए। इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश में हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पास 7 से 8 एक कद के नेता हैं। उनमें से किसी एक को पार्टी कहेगी, आदेश करेगी, वो चुनाव लड़ेगा और पूरी पार्टी के कार्यकर्ता और बाकी उम्मीदवार उसके पीछे झंडा लेके चलेंगे। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आने वाले 1 या 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी के पूरे नाम डिक्लेयर हो जाएंगे। आप ही इस बात को बार बार स्वीकार कर रही हैं कि विदिशा सीट के लिए माननीय सुषमा स्वराज, जो वहां की वर्तमान सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके निवास पे बैठक। लेकिन राकेश जी, वहां से तो साधना सिंह को लेकर भी एक राय बनी थी, लेकिन जब कार्यकर्ताओं ने इसका उधर ही अपने क्षेत्रीय लेवल पे ही उनका विरोध किया तो उसके बाद उनके नाम को भी खारिज कर दिया गया। मतलब एक राय किसी नाम को लेकर बन नहीं पा रही है। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं और इस तरह की जानकारियां मेरे पास नहीं रहती। क्या अखबारों की खबरों? देव जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको नाम बता सकती हूँ। रवीश सिंह चौहान जी हैं, जो कि शिवराज सिंह चौहान के कजिन लगते हैं, जो कि रिश्तेदार लगते हैं उनके। उन्होंने ये बात कही थी कि हो सकता है कि साधना सिंह को यहाँ से उतारा जाए, और उतारते हैं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैं बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। क्या आप नहीं देखते? मेरा निवेदन है, आपने भी इस शब्द का उपयोग किया कि अगर उतार सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर रोज के अखबार उठा लीजिए तो सर, टिकट देने के पहले तो कयास ही लगाएंगे ना। टिकट देने के पहले तो कयास ही लगा सकते हैं। पार्टी जिसको टिकट, ये तो नहीं कह सकता ना कि कोई दे ही रही है। टिकट देने के पहले तो कयास ही लगाए जाएंगे। कौन चुनाव लड़ेगा? अखबारों से और टीवी से उम्मीदवार तय नहीं होते हैं। पार्टी की रणनीति रहेगी, पार्टी अपने लोगों से चर्चा करेगी, पार्टी नेतृत्व विचार करेगा, उसके बाद सर देखिए, ऐसे बहुत संकेत देने की कोशिश पार्टी के कार्यकर्ता भी करते हैं और अपना समर्थन भी करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके टिकट का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जिनके नाम का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उनके पक्ष में वोट मांगे भी जा रहे हैं, प्रचार भी किया जा रहा है, बैनर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह की स्थिति अभी बन रही है, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जिनके नामों का ऐलान करने में पार्टी को देरी आ रही है। अगर हम बात कर लें बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी पर इसलिए भी है क्योंकि ज्यादा सीटें पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी नहीं जीती थी, लेकिन बीजेपी को ही दिक्कतें हो रही हैं अभी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ग्वालियर, जैसे कि अभी राकेश शर्मा जी ने कहा कि ये कहां, किसने सुना, किसने पढ़ा, मैं जो पूछ रहा हूं कि उन्होंने अशोक अरगल का बयान सुना, पढ़ा था या टीवी पे देखा था कि नहीं देखा था? जहां उन्होंने अभी ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी ने 2 कैंडिडेट डिक्लेयर किए जी। एक भिंड में सुषमा स्वराज को डिक्लेयर किया है और वो भिंड में संध्या राय को डिक्लेयर किया है। और संध्या राय का टिकट डिक्लेयर होने के 15 मिनट बाद ही आपने देखा होगा कि 4 बार के सांसद और मुरैना के महापौर किस तरह से टेलीविजन पर फपक कर बोले, ठीक है, कि अब लगता है कि इस पार्टी में मेरे लिए जगह नहीं बची है। उसके बाद वहां प्रचार भी ठप हो गया। मुरैना में बीजेपी का सांसद है अनूप मिश्रा, उनके भविष्य को लेकर अभी तक कुछ फैसला नहीं हो पाया है। नरेंद्र तोमर को वहां चुनाव में प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन नरेंद्र तोमर के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि टेलीविजन पे ही हम पढ़ रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि वो भोपाल से जाने वाले हैं। अब उनके नरेंद्र तोमर के बाद जब ग्वालियर खाली हो गया है तो ग्वालियर में अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आ पाया है, जबकि पिछले 3 बार से लगातार ग्वालियर यहाँ बीजेपी जीतती रही है, बीजेपी का गढ़ है। और जैसा कि उन्होंने राकेश शर्मा जी ने विंध्य का कहा कि विंध्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, इसी तरह से ग्वालियर चंबल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। तो ठीक है, जैसा कि पटैया जी ने कहा कि ग्वालियर गुना सीट को लेके
मुझे याद है और मैं खुद भी कई बार उन नेताओं के साथ में गया हूं। बीजेपी ने 3 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ग्वालियर में कहा था कि हमारे टारगेट पर छिंदवाड़ा, गुना और तब झाबुआ सीट नहीं थी, इन सीटों पर फोकस रहेगा। और वहां प्रभात झा लगातार डेरा डाले रहे, नरोत्तम मिश्रा लगातार डेरा डाले रहे, जयभान सिंह पवैया लगातार डाले रहे, स्वतंत्र देव सिंह जो परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लगातार कोऑर्डिनेशन का काम किया और नतीजा क्या निकला? 0। अब भाई वहां तो कम से कम जहां आपका कैंडिडेट लंबे समय से नहीं जीता है वहां तो आप एक कैंडिडेट खड़ा कर सकते थे। ठीक है राकेश जी, यही सवाल लेकर मैं आपके पास भी आऊंगी और विवेक पटेल लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मैं यही सवाल तो आपसे कर रहे थे, आप तो ऐसे। ठीक है देव जी, आपका मैं सवाल उनसे पूछूंगी राकेश जी से। विवेक पटेल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विवेक, क्योंकि लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही अपने अंदर गुटबाजी वाली बात को स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं। कांग्रेस के अंदर भी बगावत के सुर देखने को मिल रहे थे, लेकिन बगावत स्वीकार करने की कोशिश कांग्रेस भी नहीं कर रही है और कांग्रेस डरी हुई है। देखिए विधानसभा चुनावों में जीत मिली कांग्रेस को, लेकिन रिस्क की बात लोकसभा चुनावों में लग रही है क्योंकि विपक्ष मजबूत है। 104 सीटों के साथ विपक्ष खड़ा हुआ है सामने और 114 सीटें हैं विधानसभा में जो जीती थी कांग्रेस ने। संगठन माफ कीजिए, गठबंधन जो कांग्रेस का था उसके बाद सरकार बन पाई थी। लेकिन लोकसभा चुनावों में क्या स्थिति होती है? क्या मोदी लहर को पार पाने की कोशिश, उसको काटने की कोशिश कांग्रेस कर पाती है? यही बड़ा सवाल है और यही वजह है कि कांग्रेस डर के एक प्रत्याशी अपने उतार रही है, कम प्रत्याशी उतार रही है। विवेक देखिए, अगर सवाल कांग्रेस तो बिल्कुल आपके पास कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के छिंदवाड़ा में और गुना में प्रत्याशी लगभग तय है। गुना से सबको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे। छिंदवाड़ा से सबको पता है कि कमलनाथ ने इस सीट को रिक्त किया है तो उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। वो कैनवासिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं। खुद सिंधिया जो है उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते उत्तर प्रदेश के साथ साथ अपनी गुना शिवपुरी सीट पर भी फोकस कर रहे हैं। इसके बावजूद ये दोनों सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान क्यों नहीं किया? आखिर कांग्रेस को इस असमंजस की स्थिति के पीछे कारण क्या है? जबकि आपका प्रत्याशी तय है, आपने क्यों नहीं किया ऐलान? जब आपका प्रत्याशी सीधी में तय है कि आपको अजय सिंह को टिकट देना है, फिर आपने अजय सिंह को टिकट अभी तक क्यों नहीं दिया? मतलब 9 प्रत्याशी को ऐलान करने के बाद अभी तक उन दिग्गजों की सीटों को ऐलान नहीं करना, ये कांग्रेस की कुछ रणनीति का हिस्सा है। आखिर कई सारे सवाल कांग्रेस के भीतर ही खड़े हो रहे हैं कि अब महज 5 दिन बचे हुए हैं फर्स्ट फेज, जो मध्य प्रदेश का फर्स्ट फेज है, इसके नामांकन के लिए, और अभी तक बीजेपी जो है इन 6 सीटों पे चुनाव होना है फर्स्ट फेज में। इसमें से बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, 1 सीट बाकी है बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस 4 सीटों पर प्रत्याशी अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाई है। आखिर क्या रणनीति कांग्रेस की है जो एन मौके पर जो है कांग्रेस टिकट डिक्लेयर करेगी? इसके पीछे कहीं ये रणनीति तो नहीं कि विरोध के स्वर जब टिकट डिक्लेयर के होने के बाद उठेंगे, जब बगावत होगी तो उसको कैसे थामा जाए? क्या रणनीति है विवेक, ये तो हम पूछेंगे प्रवक्ताओं से भी और तमाम नेताओं से भी कि आखिर रणनीति क्या थी, और रणनीति शायद सामने भी आ जाएगी जब टिकट का ऐलान हो जाएगा, नामों का ऐलान हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। दिनेश श्रीमाली जी, आपके पास आऊंगी लौटकर। आप कुछ कह रहे थे क्योंकि देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन जुड़े हुए हैं और यही विवेक भी कहने की कोशिश कर रहे थे। जी बताइए देव जी। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस में तो गुटबाजी इतनी ज्यादा हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को बीजेपी से चुनाव लड़ना ही नहीं है। जैसा कि उन्होंने सही कहा, जब ये तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ना है तो उनका नाम तो पहली सूची में आ जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन नहीं आया अभी तक। जैसे ग्वालियर की सीट को ही आप ले लीजिए, ग्वालियर की सीट को लेके अभी तक कांग्रेस बीजेपी जो कर रही है वो तो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस तो अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कांग्रेस को उसमें करना क्या है। यहां से अशोक सिंह 3 चुनाव लड़ चुके हैं, सबसे कम मतों से आ रहे हैं, वो संभावित सबसे मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। अब जिला कांग्रेस कमेटी को सोच लीजिए, जिला कांग्रेस कमेटी लगातार कभी प्रस्ताव पास करती है, कभी धरना सिंधिया के सामने विरोध प्रदर्शन करती है कि नहीं महाराज आप ही चुनाव लड़िए, नहीं आप तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाइए। अरे भाई, और जिला कांग्रेस एक प्रस्ताव पास करके एआईसीसी को भेजती है
कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को चुनाव लड़ाना चाहिए। अरे भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने बड़े नेता हैं, आधे मध्य प्रदेश को टिकट बांटते हैं, आधे उत्तर प्रदेश के टिकट बांटने का अधिकार उनके पास है, CWC के मेंबर हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, ये कुछ कांग्रेस नेता ज्ञापन भेजकर राहुल गांधी से मांग करेंगे। तो ये बताता है कि कांग्रेस को बीजेपी पर तो अभी फोकस ही नहीं है। कांग्रेस से ही चुनाव लड़ने के लिए अभी तैयार बैठी हुई है। ठीक है देव जी, आप बने रहिए। अब्बास जी हमारे साथ हैं। अब्बास जी, क्या कांग्रेस खुद का ही चुनाव लड़ रही है अंदर ही? ये क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशियों के नामों का धीरे धीरे ऐलान हो रहा है और कुछ का ऐलान ही नहीं कर पा रही है कांग्रेस, इससे सवाल तो स्वाभाविक सी बात है यही उठेंगे। नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है और लड़ी भी थी, इसीलिए सत्ता में भी आई। एकजुटता के साथ हम 3 भारतीय जनता पार्टी की इकाइयों से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। एक इकाई है शिवराज सिंह चौहान जी की भाजपा, दूसरी इकाई है गोपाल भार्गव जी की भाजपा, तीसरी इकाई है नरोत्तम मिश्रा जी की भाजपा। जो भाजपा इतनी ज्यादा बटी हुई हो, इतनी ज्यादा बिखरी हुई हो, उससे चुनाव लड़ना बहुत आसान भी है हमारे लिए और हम एकजुट हैं। दूसरी बात देखिए, अगर हमारे अंदर कुछ गड़बड़ी होती, कुछ कमी होती या हमारे यहाँ कुछ परेशानी होती, तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय इस तरह के सवालात पे वरिष्ठ पत्रकार के भड़क उठे, विवेक पटैया जी के सवालों में भड़क उठे, मैं तो नहीं भड़का, मैं तो जवाब दे रहा हूं कि देखिए, सिंधिया जी का नाम अगर आपके संवाददाता कह रहे हैं कि लगभग फाइनल है तो लगभग फाइनल होगा। सिंधिया जी हो या फिर नकुल नाथ जी हो, ये हमारी रणनीति क्या है, टिकट इनका नाम अनाउंस होने में किस बात की देरी है? अगर 3 इकाइयों से चुनाव लड़ रहे हैं आप, मतलब नहीं है। शिवराज सिंह जी की भाजपा, गोपाल भार्गव जी की भाजपा और नरेंद्र सिंह तोमर जी की भाजपा, आपके अंदर भी 3 इकाई नजर आती है, कमलनाथ जी की कांग्रेस, दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस और साथ ही सिंधिया जी की कांग्रेस। इन तीनों इकाई से तीनों इकाइयों का शायद मुकाबला हो रहा है। देखिए, अगर ये इकाइयां होती तो हम 108 पे होते और भाजपा 114, 116 पे होती। हमारी इकाइयां, अगर आप कह रही हैं, आपके हिसाब से जो इकाइयां कहलाई जा रही हैं, मैं नहीं कह रही, सर लोग कहते हैं ऐसा। राकेश जी से पूछ लीजिए आप। कांग्रेस नहीं बनती। नहीं, देखिए, राकेश जी तो कहेंगे, राकेश जी तो 10-15 के ना देंगे, राकेश जी 10-15 के ना देंगे, उनको तो सपनों के अंदर और दूसरी इकाइयां भी आ जाएंगी, लेकिन सब एक है। सबकी इच्छा थी कांग्रेस की सरकार बने ताकि मध्य प्रदेश को एक कुशासन से मुक्ति मिले और उस कुशासन से मुक्ति दिलाने का काम इन सारे नेताओं ने मिलकर किया। और अब सबका एक दृढ़ संकल्प है, जो जनता के साथ छल कपट मोदी सरकार ने किया है, रिया जी, उसको देखिए अब्बास जी, आरोप तो यही लग रहे हैं कि अगर आपने दिग्विजय सिंह जी को भोपाल से उतारा है तो उसके पीछे सोची समझी रणनीति नहीं, सोची समझी साजिश थी। इसलिए बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने भोपाल से दिग्विजय सिंह को उतारा है। सिंधिया का नाम इसलिए सामने नहीं आ रहा है, इसके पीछे भी साजिश है, सभी साजिश के तहत जाना जा रहा है उसको। ये साजिश तो कोई भी कह सकता है, लेकिन रणनीति हमारी है। देखिए, जो हमारी रणनीति सामने आई, दिग्विजय सिंह जी का नाम भोपाल से जैसे ही अनाउंस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के अंदर एक तरह से एक भूकंप आ गया और उस भूकंप के चलते जो अभेद किला कहलाता था भारतीय जनता पार्टी का, कि 30 साल से हम यहाँ पर सत्ता में काबिज थी भारतीय जनता पार्टी, कभी उनको कैंडिडेट को हराना नामुमकिन था, कि आज संघ भी कह रहा है कि भाई सीट तो हमारी है, चुनाव प्रत्याशी कोई भी हो डिक्लेयर कर दो, कोई प्रत्याशी जीत सकता है वहां पर। तो उस सीट तक के ऊपर प्रत्याशियों का अकाल पड़ गया। बहुत सारे प्रत्याशी जो टिकटार्थी थे उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। हमारी रणनीति थी और जैसे ही हमारी आगे की लिस्ट भी आएंगे, अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 7 से 8 नाम अपने संसदीय क्षेत्रों के अंदर बदलेगी जो डिक्लेयर हो चुके हैं। ठीक है, राकेश जी से ही पूछ लेते हैं। राकेश जी, ऐसा होने वाला है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि दिन में सपने देखना कांग्रेस के हर कार्यकर्ता और नेता की आदत हो गई है। कांग्रेस में कितना अकाल है ये देखिए आप, कि या तो राज्यसभा मेंबरों के नाम चल रहे हैं कि उनको लोकसभा लड़ाया जाए, या नेताओं की पत्नियों के नाम चल रहे हैं। अभी आपके विद्वान पत्रकार बंधु ने कहा कि ग्वालियर में पूरी जो जिले की समिति है, वहां के मंत्री हैं, वहां के जो विधायक हैं, पूरों ने कहा कि सिंधिया जी आप अपनी पत्नी को ग्वालियर से चुनाव लड़ा दीजिए।
अशोक सिंह जी ने उसी बैठक में विरोध दर्ज कराया और खड़े होकर बोला अगर किसी को चुनाव मेरे अलावा लड़ाया गया तो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा। अब एक और बात कहना चाहता हूं, मेरे विद्वान साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ये है, अशोक सिंह आप उस बैठक में उसका समर्थन कहना चाहता हूं, एक और बात कहना चाहता हूं, बैठक में बैठे थे क्या? राकेश जी कहना चाहता हूं, कुछ भी आप दिल से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता राकेश जी में सुधार करना चाहूंगा। अभी 23 सीटों पर, 23 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है राकेश जी, देव जी को सुधार करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। आपके पास ही मैं वापस आऊंगी, आपको समय मिलेगा। आप एक समय बता दीजिए जिसमें पूरे एक चीज को सुधार करना चाह रहे हैं, एक समय बता दीजिए। 23 स्थानों पे, 23 स्थानों पर। देव जी आप कहिए अपनी बात को भी गलत तरह से पेश कर दिया राकेश शर्मा जी ने। देव जी आप कहिए अपनी बात। देखिए मैं केवल राकेश जी की बात में एक छोटा सा सुधार करना चाहता हूं। उस बैठक में मैं था जिसकी ये चर्चा हो रही है, और उसमें अशोक सिंह जी ने ऐसा नहीं कहा था। अशोक सिंह ने बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी को लड़ाया जाए इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। बस इतना सा सुधार करना चाहता हूँ। ठीक है राकेश जी, क्योंकि समय की कमी भी है हमारे पास, सुधार करना चाहता हूँ राकेश जी अपनी और ये रिजल्ट्स के आने के बाद कितनी मजबूत रणनीति थी, ठीक है सर, ये तमाम रणनीतियों का जो रिजल्ट है लोकसभा चुनावों के रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा। हालांकि असमंजस दोनों ही पार्टियों में है। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वैसे की वैसे ही जैसे कि कुछ टाइम पहले बनी हुई थी, लेकिन आज से उम्मीद यह है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। 3-4 दिन से यही सुनने में मिल रहा है, लेकिन पेच फंसा हुआ है। अब ये पेच कब तक फंसा रहता है ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी की तरफ से आज बैठक होने वाली है, विदिशा को लेकर बैठक होगी, फोकस किया जाएगा। सुषमा स्वराज के बंगले पर यह बैठक होने जा रही है और वहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि आखिर किसको टिकट दिया जाना है। यानी कि दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनावों में अपना दमखम लगा रही है, लेकिन साथ में कंफ्यूजन भी है, असमंजस भी है और चुनौतियां भी है।